यूपीएससी के अंदर घुसना ही बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। कलेक्टर कौन बनता है ऐसे? 10 लाख लोग बैठते हैं, 180 को आईएएस मिलता है हर साल। मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मुझे 2 घंटे जो एग्जाम होता है प्रीलिम्स का, मुझे डाउट था क्या मैं 2 घंटे बैठ पाऊंगा एग्जाम में। पहुंचते मुझे वॉमिटिंग हो गई। इस कारण से मेरी तबीयत के कारण अराउंड पेपर छोटे हैं मेरे 170 मार्क के। कहीं ना कहीं मैं रेस से पीछे होता जा रहा था। लिस्ट में सबसे आखिर नाम हो, बस लिस्ट में नाम आ जाए। मैंने आइडेंटिफाई किया कि क्वांटिटी ही नहीं, यूपीएससी क्वालिटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। क्वालिटी आप कैसे इंप्रूव करेंगे अपने आंसर्स की? हिंदुस्तान के छोटे से कस्बे में जन्मा हुआ लड़का, जिसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे 70% परिवारों की होती है। जब ऐसे घर से निकल कर कोई बच्चा सपना देखता है मुझे यूपीएससी क्लियर करना है और आईएएस बनना है, लोग उसको पागल ही बोलते हैं। लोग बोलते हैं ऐसे कौन कलेक्टर बनता है, लाखों लोग जो तैयारी करने जाते हैं। तो शायद मैं वही पागल हूँ जो आपके सामने खड़ा हूँ और एक आईएएस बन के आया हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मृदुल शिवरे है। मैं हाल ही में आए यूपीएससी परिणामों में मेरा चयन हुआ है। मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस आवंटित हुआ है। मैं दतिया ज़िले से आता हूँ, मध्य प्रदेश के, जो काफ़ी छोटा ज़िला है इंडिया का। तो मैं कहूँगा कि मेरी जो घर की आर्थिक स्थिति है, या मेरे पिताजी जो है प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, मेरी माताजी गृहिणी हैं। तो जब मैंने सपना देखा कि मुझे एक आईएएस अधिकारी बनना है, यूपीएससी क्लियर करना है, तो लोगों का एक ही स्टेटमेंट था कि आज तक लाखों लोग तैयारी करने गए हैं, आज तक कौन आईएएस बन पाया है। तो मेरी जो स्कूलिंग हुई दतिया से ही हुई है। मैंने 10th किया है होली क्रॉस आश्रम की दतिया से। मैंने 12th किया हंसवानी विद्या निकेतन से। फिर 12th के बाद मेरा आईआईटी में मैंने एग्ज़ाम दिया, आईआईटी जेईई मेंस दिया मैंने, उसमें मेरा चयन हो गया और मुझे उसके आधार पर आईआईटी कॉलेज मिल भी रहा था। लेकिन कहीं न कहीं ये मन में था कि क्या आईआईटी में जाकर समाज के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? तो जहाँ से मैं आता हूँ मेरे मन में एक सपना था कि मैं अपने लिए कुछ कर लूँगा आईआईटी में जाकर। लेकिन कहीं न कहीं जो समस्याएँ आम आदमी की हैं, शायद मैं वो हल ना कर सकूँ। तो आईएएस बनने का मुख्य कारण ये रहा है कि जो एक कॉमन मासेस है इंडिया के, जो शायद आज तक वो स्कूल नहीं गए हैं, उनकी समस्याएँ क्या है कि जब वो आते हैं काम कराने, तो उनके मन में रहता है क्या जो अधिकारी बैठा हुआ है वो हमसे हमारे बीच से आया हुआ है। तो मेरा मानना ये था कि यदि मैं एक आईएएस अफ़सर बन जाऊँगा तो मैं उनकी समस्याएँ जहाँ बेहतर समझ सकूँ। इसी कारण से मैंने चुनाव किया यूपीएससी जर्नी के अपना तय करने का, और मैंने आईआईटी के जर्नी को छोड़ा। तो जब मैंने आईआईटी का जर्नी को छोड़ने का अपना डिसीजन लिया, तो कई लोगों ने कहा कि इतना अथाह समंदर है यूपीएससी का, आप इतना लुक्रेटिव करियर ऑप्शन छोड़ रहे हो। क्योंकि आईआईटी में सपना देश के हर युवा देखता है कि मैं एक दिन आईआईटी में दाखिला लूँगा और अच्छे हैंडसम पैकेज पे जाऊँगा। तो मेरे घर वालों ने कहा कि अगर तुम कोई डिसीजन ले रहे हो तो डेफिनेटली सोच के ही ले रहे होगे। और अच्छी बात ये है कि उनको मुझे विश्वास था कि यदि कोई डिसीजन लेगा तो कोई रैशनल होगा। लेकिन कई लोगों ने कहा कि मैंने आज तक लाखों लोगों को जाते हुए देखा है, कलेक्टर कौन बनता है ऐसे? 10 लाख लोग बैठते हैं, 180 को आईएएस मिलता है हर साल। तो कहीं न कहीं मुझे दृढ़ विश्वास था कि यदि मैं तैयारी करूँगा पूर्ण अपने प्रथम प्रयास में चयन हो जाऊँगा। हार्ड वर्क करूँगा, डेडिकेशन से पढ़ाई करूँगा, मैं चयन हो जाऊँगा। लेकिन जैसे ही मैंने तैयारी स्टार्ट करी तो एक सेल्फ डाउट रहता है कि क्या लाखों लोग बैठ रहे हैं, क्या उनमें से मैं 180 में आ पाऊँगा? एक से एक लोग बैठ रहे हैं इसमें जो आईआईटी से आते हैं, स्टीफन से आते हैं या फिर एनआईटी से आते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। क्या उनमें मैं कम्पीट कर पाऊँगा? तो ये सेल्फ डाउट लगा ही रहता था कि जो यंग कैंडिडेट्स निकल रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, वो कहीं न कहीं इन कॉलेजों से ही हैं। उनका काफ़ी अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है। जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी तो मुझे उस समय उम्र काफ़ी छोटी थी। तो उतना समझ में नहीं आया कि यूपीएससी जो डिमांड है, क्या एग्ज़ैक्ट डिमांड क्या करता है यूपीएससी? एक जो आईएएस अधिकारी बना रहे हैं, वो क्या देखते हैं उनकी पर्सनैलिटी में? लेकिन समय के साथ-साथ पर्सनैलिटी में थोड़ी ग्रूमिंग आती गई, एक डेवलपमेंट होता गया और चीज़ें समझ में आने लगीं। तो सेकंड ईयर में मैं दिल्ली आया अपनी तैयारी करने यूपीएससी की, और मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी प्रीलिम्स परीक्षा की और मेंस की एग्ज़ामिनेशन की। मेरा जो मेन स्ट्रेंथ एरिया था यूपीएससी, वो मेंस एग्ज़ामिनेशन था और नोट मेकिंग थी। तो प्रीलिम्स की मैंने क्या किया, पहले सिलेबस देखा कि यूपीएससी की डिमांड क्या है एग्ज़ैक्टली। क्योंकि किसी परीक्षा का तैयारी आप कर रहे हैं, उसकी डिमांड क्या है आपको पता होना चाहिए। भले ही कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, इवन 12th बोर्ड हो, डिमांड क्या है उस एग्ज़ामिनेशन की वो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने क्वेश्चन देखे पिछले विगत वर्षों के 8-10 साल के, मैंने पाया कि कुछ किताबें हैं, कुछ ऐसे नोट्स हैं जो उससे शायद क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन में। तो मैंने उनको अपना स्ट्रेंथ पार्ट बनाया। साथ ही साथ आप सब जानते हैं कि जो मेंस एग्ज़ामिनेशन है वही आपकी डिसाइड करता है आपकी रैंक कितनी आएगी यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन में। क्योंकि प्रीलिम्स जो है सिर्फ़ क्वालिफाइंग स्टेज होती है। तो मैंने मेंस के सिलेबस के जो पॉइंट्स मेंशन्ड है उसके मैंने नोट्स बनाए, और जो नोट्स मैंने बनाए उसकी वजह से आंसर राइटिंग करी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो अराउंड 2 साल की तैयारी को हो गए थे, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। लेकिन जब थर्ड ईयर में कोविड आया, जैसे आप जानते हैं कि पूरा दुनिया कोविड से जूझा हुआ है, एक वैश्विक महामारी थी कोविड-19। तो मुझे दिल्ली में वापस जाना पड़ा घर अपने। तो कोविड-19 में मैं दिल्ली आया, वापस गया, फिर आया, वापस गया, ऐसा सिलसिला लगातार चलता रहा। क्योंकि कोविड में बहुत ज़्यादा वैश्विक महामारी थी। तो फिर क्या हुआ कि मैंने तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी थी, और बाद में जब मैंने तैयारी बीच में अपनी रोकी,
तो कोविड में आप सब जानते हैं कि सारे स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है। तो मैं वापस घर गया, मैंने थोड़ी पढ़ाई ऑनलाइन स्टार्ट करी और मेरा मेरा जो मेन यूएसपी था वो था नोट मेकिंग अपने सिलेबस के पॉइंट्स का। मैंने उनकी नोट मेकिंग करी, आंसर राइटिंग करी और इसके साथ ही साथ हम आ गए फिर एग्ज़ामिनेशन में, प्रीलिम्स में। 10 अक्टूबर 2021 को मेरा प्रीलिम्स परीक्षा था। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी तैयारी अराउंड 2 साल की हो चुकी थी। मेहनत पूरी लगी हुई थी कि तैयारी करना है और आईएएस बनना है प्रथम प्रयास में। लेकिन सितंबर में जब मैं आया, तो मुझे लगा कि मुझे पता चला कि मुझे स्टमक अल्सर्स हो रखे हैं। और आप जानते हैं कि अल्सर्स में क्या होता है कि आप सेटिंग नहीं कर पाते हैं एक घंटों तक। तो यूपीएससी तैयारी में आपको घंटों सेटिंग करनी पड़ती है, लेकिन कहीं न कहीं मैं बैठ ही नहीं पा रहा था तैयारी के दौरान। तो मुझे लगा क्या मैं इस बार एग्ज़ाम में दे पाऊँगा, मैं बैठ पाऊँगा? दुविधा थी बहुत बड़ी। घरवालों ने कहा कि पेपर नेक्स्ट ईयर भी आएगा। लेकिन यदि आप अपने हार्ड वर्क करते हैं, डेडिकेशन से पढ़ाई करते हैं, आपको लगता है कहीं न कहीं एक बार टेस्ट तो करके आते हैं, होता क्या एग्ज़ामिनेशन में। आप मानेंगे नहीं कि मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मुझे 2 घंटे जो एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का, मुझे डाउट था, क्या मैं 2 घंटे बैठ पाऊँगा एग्ज़ाम में? तो मैं दवाई लेके एग्ज़ाम में बैठा और काफ़ी मुझे खुशी हुई तब मैं पेपर निकल के आया कि मेरा एग्ज़ाम ऑलमोस्ट हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रीलिम्स होता है एग्ज़ाम, टिक मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन होता है। तो यू नो कि कितना कट ऑफ जाता है लास्ट ईयर में, मेरे कितना नंबर आ रहे हैं। तो आई वाज़ श्योर कि मेरा प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन निकल रहा है। जैसे ही मैं बाहर आया कि मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि मैं अब इस साल मैं मेंस लिखने वाला हूँ पहले ही अटेम्प्ट में। लेकिन वो बीमारी की सिलसिला चलता रहा, अल्सर चलते रहे और ऑलमोस्ट मैं नवंबर में आ चुका था, जब तक प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ चुका था और आई वाज़ इन द लिस्ट। जब रिज़ल्ट प्रीलिम्स का आया, तो मैंने देखा कि मेरा पहले ही अटेम्प्ट में लिस्ट में नाम है प्रीलिम्स रिज़ल्ट की। मैं काफ़ी खुश हुआ, मैंने घर पे फ़ोन लगाया कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस लिख रहा हूँ। तो खुशी की लहर आ गई थी मन में कि कहीं न कहीं अब चांसेस हैं। पहले ही प्रयास में आईएएस बनने के चांसेस काफ़ी बढ़ चुके थे। फिर मैं मिला एमके यादव सर से। उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया, मेंटर किया मेंस एग्ज़ामिनेशन में, कैसे आपको आंसर लिखना है, आपको अपने कैसे कंटेंट को एनरिच करना है, कैसे आपको इम्प्रेस करना है एग्ज़ामिनर को। मेरी तैयारी स्टार्ट हो गई मेंस एग्ज़ामिनेशन की। लेकिन जो सिलसिला था बीमारी का वो चलता रहा। नवंबर आ चुका था और मेरी तैयारी बहुत ज़ोर-शोर से चल रही थी मेंस एग्ज़ामिनेशन की। मैं घर लौट गया, मैंने तैयारी करी, अपनी ऑनलाइन तैयारी करी। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैं दिसंबर में जब 4 जनवरी को वापस दिल्ली आया, 7 से मेरे एग्ज़ाम थे। लेकिन कहीं न कहीं ऑब्स्टेकल फिर स्टार्ट हो गया, बाधाएँ फिर स्टार्ट हो गई, मुझे कोविड-19 से मैं इन्फेक्ट हो गया। आप जानते हैं कि दिल्ली में जनवरी में लॉकडाउन था वीकेंड्स पे और एग्ज़ामिनेशन वीकेंड्स पे ही होते थे, मेंस एग्ज़ामिनेशन। तो कहीं न कहीं फिर वो स्थिति थी कि हालत नहीं थी कि एग्ज़ाम में बैठ सकूँ, मैं लगातार 6 घंटे लिख सकूँ एग्ज़ामिनेशन में। क्योंकि मेंस एग्ज़ामिनेशन वो प्रीलिम्स से काफ़ी डिफरेंट होता है। आपको उसमें घंटों लिखना पड़ता है, अपनी एनालिटिकल्स को आपको इम्प्रूव करनी पड़ती है, आपको दिखाना पड़ता है कि वी आर द बेस्ट। तो अगर आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है तो आपको हेल्दी माइंड होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। 3 जनवरी को मैं दिल्ली आया, 7 से मेरे एग्ज़ाम थे। लेकिन आते ही मुझे 4th को कोविड से मैं इन्फेक्ट हो गया। तो कहीं न कहीं वो वॉमिटिंग, वो अपना बुखार आना, फ़ीवर आना चलता रहा। तो हालत इतनी नहीं थी मैं एग्ज़ाम में बैठ सकूँ, सेल्फ डाउट था। घरवालों ने फिर से दोहराया कि पेपर फिर से अगले साल आएगा, आप वापस आ जाइए, क्योंकि हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस प्रेज़ेंट सिनेरियो। लेकिन 2 साल की तैयारी हो चुकी थी। मुझे लगा था कि मैंने जितना पढ़ा है, मैंने जितना नोट्स बनाए हैं, आंसर राइटिंग करी है, एटलीस्ट उसको इम्प्लीमेंट करके आते हैं। व्हाट नेक्स्ट कैन हैपन, नहीं होगा पेपर अगले साल फिर से आएगा। लेकिन एक जोश और जुनून था कि एटलीस्ट पेपर है, बैठना है और जितना आता है उतना लिख के आना है। तो 7th को मेरा पेपर था ऐसे एग्ज़ामिनेशन का। मैं पहुँचा, तो मुझे पहुँचते ही मुझे वॉमिटिंग हो गई। तो डेफ़िनेटली कोविड का माहौल था। मुझे एग्ज़ाम में अलग बिठाया गया। तो एक फिर से डाउट आया कि इतनी बुरी हालत है, क्या 6 घंटे में बैठ पाऊँगा? और आप जानते हैं कि मुख्य परीक्षा में, सिविल सेवा परीक्षा की, 20 मिनट खराब करना वॉमिटिंग के कारण कितना बड़ा ब्लंडर हो जाता है। लेकिन मैंने पेपर दिया ऐसे का, लौट के आया, मैं ऐसे सो गया आके। और अगले दिन जब मैं पेपर देने गया, मैं अकेला फिर से बैठा था एग्ज़ामिनेशन में। तो इस कारण से मेरी तबीयत के कारण अराउंड पेपर छूटे हैं मेरे 170 मार्क के। आप जानते हैं कि मुख्य परीक्षा में मेन गेम होता है आपके पेपर कंप्लीशन का। लेकिन कहीं न कहीं मैं रेस से पीछे होता जा रहा था, क्योंकि पेपर छोड़ना एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है मेंस एग्ज़ामिनेशन में। तो जब मेरा मेंस कंप्लीट हुआ, तो मुझे डाउट फिर से आया। मैंने जिससे बात करी सीनियर से, कि उनका मानना ये था कि पेपर कंप्लीट करना पहला टास्क होता है यूपीएससी मेंस एग्ज़ामिनेशन में। लेकिन कहीं न कहीं मैं वो गलती कर बैठा था अपनी हेल्थ के कारण। तो मुझे डाउट आया, क्या मैं इस बार चयनित होऊँगा या नहीं होऊँगा? मेरी तैयारी फिर से करनी होगी। तो मैं वापस घर चला गया। तब मैंने चीज़ आइडेंटिफ़ाई करी है कि यूपीएससी तैयारी के दौरान आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हेल्थ को प्रायोरिटी देनी ही होगी, क्योंकि आपकी पूरी पढ़ाई, आपकी पूरी मेहनत पानी में चली जाती है यदि आपकी हेल्थ सही नहीं होती है। तो मैंने इस बार ध्यान दिया अपनी हेल्थ पर कि पहले हेल्थ ठीक करते हैं, तैयारी फिर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं मैं पहले प्रयास में अपना मेंस लिख चुका था, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस आ चुका था कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं।
तो मैंने मेंस होते ही अपना पहले हेल्थ पर ध्यान देना फ़ोकस किया। लेकिन 17 मार्च को जब परिणाम यूपीएससी का मेंस का आया, 18 को होली थी, तो वो होली इतनी कलरफुल आई कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि 17 को जब शाम को रिज़ल्ट आया कि उसमें मैंने अपना नाम देखा, तब मैंने चीज़ पाई है कि जो आज तक मिथ था यूपीएससी के बारे में कि पेपर कंप्लीट करना फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि क्वांटिटी ही नहीं, यूपीएससी क्वालिटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो मैं आपने थोड़े आंसर राइटिंग टिप्स देना चाहता हूँ कि क्वालिटी आप कैसे इंप्रूव करेंगे अपने आंसर्स की। पहले तो बात यह है कि यूपीएससी को आजकल किताबी ज्ञान में थोड़ा इंटरेस्ट कम है। उनको इंटरेस्ट है कि आप कितना प्रैक्टिकल उनको पॉइंट्स दे पा रहे हैं। लाइक अगर क्वेश्चंस आजकल आता है सरपंच पति क्या होता है, तो आप अगर उनको एग्जांपल दे पा रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल सरपंच जिसके भूमि से जिन्होंने अच्छा काम किया है, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट होता है। तो मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल साझा करना चाहता हूँ कि जैसे कि जनरली हिंदू धर्म में 7 फेरे होते हैं शादियों में, इंदौर में 8वां भी होता है। इसको कहते हैं जनभागीदारी जन आंदोलन क्या होता है। इसी कारण से आज इंदौर इंडिया की नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। तो अगर अपने एग्जाम में आप ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, रोको टोको अभियान कोविड-19 में जब हुआ, तो अगर अपने एग्जाम में आप ऐसे एग्जाम्पल देंगे, तो लगता है एग्जाम में आपको जो बच्चा यहाँ एग्जाम लिख रहा है वो डेफिनेटली प्रैक्टिकल नॉलेज से भरा हुआ होता है। तो आप प्लीज़ ऐसे केस स्टडी ढूंढिए, ऐसे एग्जाम्पल ढूंढिए, ऐसे फैक्ट ढूंढिए जो आपके आंसर को काफ़ी इंडिच कर सके। तो जो एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूँ उसका मैंने कहाँ से आइडेंटिफाई किया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है मेरे पास सामने कई बार। तो उसके लिए आप जो अखबार रेगुलरली पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, आप टीवी देखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मन की बात में एग्जाम्पल देते हैं कि सरपंच ने ये काम किया है, ये आईएएस ने ये काम किया है। तो अगर आप वो एग्जाम्पल अपने एग्जाम में लिख के आएंगे कि रिसेंटली दिस आईएएस हैज डन दिस वर्क, तो आपके आंसर में काफ़ी वजन बढ़ता है। जो एक क्वालिटी ऑफ आंसर राइटिंग मैंने यहाँ साझा करी अपनी, उसमें मेन आता है एम.के. यादव सर का। क्योंकि जनरली जब हम तैयारी कर रहे होते हैं पता नहीं होता कि एग्जाम्पल कहाँ से आइडेंटिफाई करने, ये फैक्ट्स कहाँ से लाने होते हैं। तो एम.के. सर ने मुझे हेल्प करी कि एग्जाम्पल कहाँ से आते हैं। उनका एक होता है क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम, उसमें कुछ फैक्ट्स होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, पीएम की स्पीच होती है। तो मैंने वहाँ से आइडेंटिफाई किया सर कहाँ से एग्जाम्पल लाते हैं। सर से पर्सनली मैंने बात करी कि सर आप कैसे आप ऐसे नोट्स बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे हेल्प करी कि आप ये नोट्स पढ़िए, अपने एग्जाम्पल ऐसे आइडेंटिफाई करिए, आपके आंसर डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने अपने आंसर्स को इम्प्रूव किया और इसके आधार पे ही जो क्वालिटी थी आंसर राइटिंग की, उन्होंने क्वांटिटी को ओवरपावर कर दिया। मैंने अपना रिजल्ट देखा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो अब बारी थी इंटरव्यू स्टेज की। अब आप सब जानते हैं कि इंटरव्यू बहुत क्रूशियल होती है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की। तो कहीं ना कहीं मैं जहाँ मॉक इंटरव्यू देने गया, वहाँ मुझसे कहा कि आपकी उम्र काफ़ी कम है, आप काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। जनरली पीपल आर कमिंग फ्रॉम आईआईटी और डीयू और जेएनयू, आप बहुत हम्बल एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं, तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे इंटरव्यू स्टेज में। लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ कहूँगा, मैं अपनी शॉर्टकमिंग आइडेंटिफाई करना चाहूँगा कि कॉलेज का महत्व क्या होता है, आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग कैसे होती है। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम किसी 5 एमिनेंट लोगों के सामने बैठा हुआ था, कैसे बोलना होता है पता नहीं था शायद। तो मॉक में मुझे काफ़ी अच्छी मार्किंग हुई, लेकिन जब मैं यूपीएससी के इंटरव्यू देने पहुंचा, तो मैं कहूँगा कि यूपीएससी के अंदर घुसना ही बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। क्योंकि जब वो आपसे बोलेंगे कि आपका स्वागत है यूपीएससी के अंदर, तो निश्चित रूप से आज छोटी सी आयु में एक अंदर यूपीएससी के अंदर घुसना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो मैं यहाँ कहूँगा कि जो एस्पिरेंट तैयारी करना चाहेंगे, हर इंसान चाहता है कि यूपीएससी वालों की एक फ़ोटो हो, एक कस्टमर क्लिक हो उनका यूपीएससी के बाहर। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है यूपीएससी के अंदर जाने का। जैसे ही मैं इंटरव्यू देने गया, मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि आप क्रिकेट खेले हैं, आप एमपीसीए में भी रहे हैं, इतना अच्छा करियर ऑप्शन है क्रिकेट आजकल, लेकिन आप सिविल सेवा में आना क्यों चाहते हैं? तो उसका आंसर सेम ही था कि मैं जहाँ से आता हूँ मुझे पता है कि समस्या क्या है आम इंसान की। आखिरकार जो आम आदमी कहाँ जूझता है। तो यदि मैं एक दिन ऐसे ओहदे पे बैठ सकूँ कि जहाँ मैं एक्सेसिबल हूँ एक आम इंसान के लिए, तो शायद मैं कुछ कर सकूँ लोगों के लिए। मेरा यही जवाब था। तो जब मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ, ऐसे चलता रहा कि मेरे क्वेश्चन आईआर पे हुए, कुछ क्वेश्चन क्रिकेट के ऊपर हुए। तो इंटरव्यू खत्म हुआ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि शायद इंटरव्यू ठीक-ठाक गया हुआ है। लगभग 10 दिन बाद मेरा रिज़ल्ट आया यूपीएससी का। 30 मई उस दिन डेट थी। 29 तारीख को मेरी हालत ये थी कि लगता था कि लिस्ट में सबसे आखिरी नाम हो, बस लिस्ट में नाम आ जाए। क्योंकि प्रथम प्रयास में प्रीलिम्स निकालना, मेंस निकालना, इंटरव्यू तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, बहुत गौरव की बात होती है। जब 30 तारीख को 1:10 पे रिज़ल्ट आया, 1:10 पीएम पे रिज़ल्ट आया, तो मैंने वो होली पीडीएफ खोली। जनरली इसको होली पीडीएफ बोलते हैं एस्पिरेंट्स। मैंने उसको खोला तो 247 नंबर पे मेरा नाम था। उस दिन लगा कि आप 4 साल से जो कर रहे हो या 5 साल से आप 3 साल तैयारी करो, सब कुछ वर्थ इट है। और आप मेरी बात मानिए कि जिस दिन आपका चयन हो गया, भले ही मेरा सिलेक्शन पहले प्रयास में हो गया है, 22 साल की उम्र में हो गया, लेकिन आपको अगर उम्र लग जाती है, जिस दिन आप आईएएस बन गए उसी दिन से आप जवान हो जाओगे।
क्योंकि परीक्षा ही ऐसी है कि आपका जो एकदम स्ट्रेटजा चेंज हो जाता है। जब मैं घर गया तो मेरे घर पे 700 से 800 लोग खड़े हुए थे स्वागत करने के लिए। तो मैं कहूँगा कि देश में नौकरी एक ही है, बाकी सब नौकरी यहाँ हैं। तो मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस परीक्षा की, उसको मोटिवेशन बनाइए। लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 70 सालों में जहाँ 2 आईएएस बने थे दतिया जिला से, आज मैं तीसरा बना हूँ। तो जब मुझसे लोग बोलते थे ऐसे कौन कलेक्टर बनता है, ऐसे कौन आईएएस बनते हैं, 10 लाख लोग जाते हैं तैयारी करने, कौन आईएएस बना है दतिया से आज तक। तो मेरे लिए गौरव की बात यह है कि अब कोई नहीं बोलेगा कौन आईएएस बनता है, क्योंकि जब उन्हीं के बीच में से 22 साल का लड़का पहले प्रयास में आईएएस बन सकता है, तो अब शायद समाज में कोई नहीं बोलेगा ऐसे कौन आईएएस बनता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो तैयारी करने आएँ, आपके लिए मेरे ये इंस्पिरेशन होगी कि आपसे आज तक कोई नहीं बोलेगा कौन आईएएस बनता है। और मैं आखिरी में कहूँगा कि चालना में बोलना चाहता हूँ आपके लिए कि आप जिन परिंदों का उड़ता हुआ देख रहे हो, वो भी कल ज़मीन पर ही थे, कुछ तो कभी घायल भी थे। आसमान सभी का है, उड़ान सबकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इंडिया के लाखों बच्चे यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं और लाखों बच्चों की बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अफोर्डेबल नहीं कर सकता, किसी को अच्छी डायरेक्शन नहीं है, कोई बच्चा 4 अटेम्प्ट में पास नहीं कर पा रहा है, कोई 5 अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहा है, कोई एग्ज़ाम का फॉर्म ही फिल नहीं कर पा रहा है बिकॉज उसके पास वो फाइनेंशियल नहीं है। अब ये जो मुश्किलें हैं उसको कम करने के लिए जोश ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि जो भी जोश की फैमिली है अगर मैं उसको कोई स्कॉलरशिप दे पाऊँ। सो मैंने डिसाइड किया है कि जो भी सीरियस बच्चे हैं, जो सीरियस जोश फैमिली के एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराऊंगा, एक अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराऊंगा। सो नीचे कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में हमने एक गूगल फॉर्म दिया है, उसको अच्छे से भरो। उसमें से जो भी सीरियस कैंडिडेट हमें लगेंगे हम उसको अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे और मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा कि वो जो एजुकेशन हो उससे क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बिकॉज यूजुअली होता है कि अगर हम स्कॉलरशिप देते हैं, अगर हम अफोर्डेबिलिटी पे जाते हैं तो कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो यहाँ आपको क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी दोनों अवेलेबल है।